स्वागत है हमारे चैनल पीएमटी गोंडा। हम लोग वैद्युत फ्लक्स और गॉस की परिमेय नामक चैप्टर पढ़ चुके थे। पीछे हमने कुछ टॉपिक इसमें बताया भी था, कुछ इशू आ गया जिससे बीच में हमें क्लास बंद करना पड़ा, तो आज हम पुनः उसको पूरा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, हम पीछे ये टॉपिक वैद्युत फ्लक्स की चर्चा कर रहे थे और वैद्युत फ्लक्स में हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ रख दिया जाए तो उस काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप के बराबर होती है। और इसके लिए हमने फार्मूला भी बताया था कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अगर कोई तल है तो उसके लिए पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है कि अगर कोई तल लिया गया तो उसके सूक्ष्म खंड के कारण ई डी ए और उसका हम पृष्ठ समाकलन करके पूरे तल के कारण निकाल सकते हैं। और अगर कोई बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के लिए हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये फार्मूला बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में। और इसी को हमने बताया था कि अगर ई और डी ए के बीच कोण थीटा है तो इसी को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। और यहां से हमने सॉल्व करके देखा था कि अगर ई और ई नियत हो तो इसको बाहर कर लीजिए, ई एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया जाए, ई कॉस थीटा और इंटीग्रेशन हमने किया था डीए का, तो हमें ए प्राप्त हुआ था, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फार्मूला मिल गया था। और यदि ई और ए, यदि ई व ए एक ही दिशा में हो, कि दिशा समान हो या एक ही दिशा में हो, समान हो, तब हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई, क्योंकि दिशा समान होने पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 का मान 1 होता है। ये फार्मूला हमको प्राप्त हुआ था। इसी फार्मूले के आधार पर हमने बताया था कि ई को हम फ्लक्स घनत्व भी कह सकते हैं, फाई ई अपॉन ए होता है। इसको वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व या वैद्युत फ्लक्स घनत्व भी इसको क्षेत्र का कहा जा सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात चल रही थी, इसका मात्रक अगर निकालना है तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इस आधार पर हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। या हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और पढ़ चुके हैं, वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर के अनुसार अगर देखा जाए तो वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अब हम इसकी विमीय सूत्र की चर्चा करें। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम आसानी से निकाल सकते हैं फाई ई का विमीय सूत्र। फाई ई का विमीय सूत्र, जैसा कि हम जानते हैं फाई ई और ए का गुणनफल है, तो हम ई का विमीय सूत्र और ए का विमीय सूत्र अगर मालूम हो तो हम फाई ई का विमीय सूत्र यानी वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए, ई क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत बल और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो पहले हम ई का अगर नहीं याद है तो हम निकाल सकते हैं। ई का विमीय सूत्र निकालना है तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 और नीचे आवेश है Q, Q इक्वल आई टी से इसको हम
टी या टी ए लिख सकते हैं, और यहां से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 ये दिखा सकते हैं। अब यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हम फाई ई के विमीय सूत्र को निकालने में हमारी मदद करेगा। तो यहां से देखिए एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये ए का विमीय सूत्र हो जाएगा, ई का विमीय सूत्र, और इंटू ए का विमीय सूत्र लिखना है तो ए क्षेत्रफल है, उसका विमीय सूत्र L2 होगा। यहां से देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके L की पावर 2 है, यहां 1 है, इनको कलेक्ट कर लेंगे ML3 T माइनस 3 A माइनस 1 एक साथ लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हम देख चुके हैं। अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है गॉस का परिमेय, या गॉस का नियम भी कहा जाता है, या किसी किसी किताब में गाउस, एनसीईआरटी में गाउस लिखा हुआ है, तो वही है गाउस या गॉस। इंग्लिश नाम पढ़ने में थोड़ा उच्चारण अलग अलग हो सकता है, किसी किसी किताबों में गॉस या गाउस दोनों मिलता है, तो ये दोनों एक ही चीज है, चाहे गॉस का नियम कहा जाए या गॉस की परिमेय कही जाए। क्या है गॉस का परिमेय? देखिए गॉस ने ये बताया था, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी को आसान करने के लिए गॉस ने एक अपना नियम दिया, और उस नियम के माध्यम से हम वैद्युत फ्लक्स की गणना केवल और केवल आवेश मालूम होने पर हम कर सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो हमको सूत्र मिला है, उस सूत्र से वैद्युत फ्लक्स तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मालूम हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल A मालूम हो, उनके बीच का कोण मालूम हो, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसी को आसान बनाने के लिए गॉस ने अपने परिमेय में यह कहा कि अगर पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश मालूम हो कि उस पृष्ठ से बद्ध कुल कितना आवेश है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो क्या है वैद्युत फ्लक्स? तो गॉस परिमेय, हम गॉस की परिमेय हेडिंग डाल सकते हैं, गॉस या गाउस की परिमेय। क्या बताया गॉस ने? वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा जुड़ा या उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार। इन्होंने सीधे ही बताया कि जितना कोई पृष्ठ से आवेश जुड़ा है, उस आवेश का 1/ε0 गुना कर दिया जाए तो उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाए। मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से, या वैद्युत क्षेत्र की चर्चा ही ना करें, हम सीधे काल्पनिक पृष्ठ को ही ले लें, उसके भीतर अगर आवेश है तो निश्चित ही उससे फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी। तो हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई ये बराबर होगा सिग्मा क्यू अपॉन ε0, ये बताया था। सिग्मा क्यू क्या प्रदर्शित कर रहा है? सिग्मा क्यू मतलब उस पृष्ठ में हो सकता है एक से अधिक आवेश हो या एक से अधिक प्रकृति के आवेश हो, तो उन सभी आवेशों का हम बीजगणितीय योग करके जो नेट आवेश आएगा उसका हम 1/ε0 गुना ज्ञात करेंगे। तो ये नेट आवेश को प्रदर्शित कर रहा है कि कोई बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश हो सकता है +q हो, -2q हो,
+5Q हो, इस तरीके से आवेश कई हो। तो अगर एक से अधिक आवेश है तो हम नेट आवेश निकालेंगे, उसी नेट आवेश को ये सिग्मा क्यू प्रदर्शित कर रहा है। अगर एक ही आवेश है तो हम क्यू लिख सकते हैं, एक से अधिक आवेश है तो उन सबका बीजगणितीय योग करेंगे जिसके लिए ही सिग्मा प्रदर्शित किया गया है। तो अब यहां से देखिए, इसमें एक एप्सिलॉन नॉट आ रहा है जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता इसको कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता है ये, निर्वात की वैद्युतशीलता हमने शॉर्ट में लिख दिया है वैद्युतशीलता। इसका आंकिक मान भी फिक्स होता है 8.85 10 का घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, या इसके आंकिक मान, इसको तो बिल्कुल याद रखिए, छोटी बातें हैं। यहां से हमको गॉस की परिमेय से वैद्युत फ्लक्स की गणना हुई। अब देखिए गॉस के परिमेय से क्या लाभ हुआ, क्या चीज हुआ भाई। पहले कूलाम जिन्होंने बताया था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की चर्चा की थी, या जितने भी कूलाम ने उस समय नियम दिए थे वो केवल और केवल बिंदु आवेश पर ही लागू होते थे। अब बिंदु आवेश की जगह अगर आवेश कहीं सतत वितरण हो आवेश का, तो हम वहां कूलाम का नियम लागू नहीं कर सकते थे। इसी कारण से गॉस ने जो नियम दिया है वो सतत आवेश वितरण अगर कहीं है तो उस पृष्ठ पर भी गॉस का नियम लागू होगा। मतलब हमें वैद्युत क्षेत्र को समझने में और ज्यादा सहायता मिली गॉस के परिमेय को जानने के बाद। तो गॉस का परिमेय काफी उपयोगी साबित हुआ। कूलाम ने केवल बिंदु आवेश तक ही सीमित नियम बताए थे, जबकि गॉस ने बताया इससे और ज्यादा व्याख्या वैद्युत क्षेत्र की जा सकती। तो वैद्युत क्षेत्र की व्याख्या करते समय एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जो घन कोण बताया गया, घन कोण, तो घन कोण केंद्र पर अगर कहा जाए गोले द्वारा निर्मित घन कोण, तो केंद्र पर भी 4 पाई होगा, या इस गोले के भीतर कहीं भी बिंदु हो, कहीं भी बिंदु हो, गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर संपूर्ण गोले द्वारा निर्मित घन कोण 4 पाई ही होता है। कोई जरूरी नहीं कि केंद्र पर ही। मान लीजिए यहां अगर कहा जाए कि इस बिंदु पर बताइए कितना घन कोण गोला बना रहा है, तो गोले के भीतर कहीं भी कोई बिंदु ले लिया जाए तो गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर गोले द्वारा निर्मित घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा। यहां इससे अलग कुछ नहीं है, 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा, चाहे गोले के भीतर होना चाहिए, बिंदु गोले के भीतर होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमने वैद्युत फ्लक्स की चर्चा की, वैद्युत फ्लक्स की गणना करते समय अगर आवेश इसके भीतर है तब तो हम गॉस के परिमेय से वैद्युत फ्लक्स सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं। अगर आवेश भीतर ना होके बाहर हो जाए, यहां आवेश कोई प्लस क्यू कूलाम का रखा हो और उसके सामने कोई बंद पृष्ठ रख दिया जाए, फिर पूछा जाए इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो निश्चित ही इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स शून्य कहा जाएगा, क्योंकि यहां पृष्ठ से बद्ध कोई आवेश नहीं है। आवेश जो भी है वो पृष्ठ के बाहर है, और पृष्ठ के बाहर है तो अब यहां से जितनी फ्लक्स रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी ही फ्लक्स रेखाएं बाहर निकलेंगी। आने वाली रेखाएं बराबर जाने वाली रेखाएं, जैसा कि हम बता चुके हैं, उस पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाली रेखाओं को ऋणात्मक और बाहर निकलने वाली को धनात्मक। अगर उनकी संख्या समान है तो जितना फाई ई ऋणात्मक है उतना ही फाई ई धनात्मक है। उनका योग करने पर नेट फाई ई शून्य प्राप्त होगा। एक कॉन्सेप्ट की बातें ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षाओं में काम आ सकती है। तो अगर आवेश बाहर स्थित है तो हम वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स शून्य कहेंगे। अब आगे एक बात और है, हाँ, गॉस ने जो पृष्ठ की कल्पना की है, हमने परिभाषा में वैद्युत फ्लक्स या गॉस परिमेय में हमने काल्पनिक पृष्ठ कहा। तो काल्पनिक पृष्ठ मतलब
एक विशेष प्रकार का गॉस ने फ्लक्स की गणना में जिस पृष्ठ को लिया था उस पृष्ठ को गौसियन पृष्ठ कहा जाता है। गौसियन पृष्ठ स्वेच्छा से लिया गया एक काल्पनिक पृष्ठ है, केवल कल्पना मात्र वो किया था फ्लक्स की गणना में। तो गौसियन पृष्ठ क्या है? स्वेच्छा से लिया गया एक काल्पनिक पृष्ठ है जो फ्लक्स की गणना करने में गॉस द्वारा प्रयोग किया गया था, इसलिए उस पृष्ठ को गौसियन पृष्ठ कहा गया। गॉस के नाम पर उस पृष्ठ को गौसियन पृष्ठ कहा गया। गौसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है गौसियन पृष्ठ की? तो गौसियन पृष्ठ आकार ऐसा नहीं है कि किसी भी आकार में, गौसियन पृष्ठ का एक निश्चित आकार है। गौसियन पृष्ठ या तो गोलीय हो या बेलनाकार हो या घन के आकार में, ये तीन आकार में किताबों में लिखा मिलता है कि यह गोलीय हो सकता है, गोलाकार या बेलनाकार या घन के आकार में। इसके अलावा ये वर्गाकार, आयताकार नहीं हो सकता। तो इन्हीं तीन आकार का प्रयोग करके गॉस ने कुछ बातें बताई है जिनका हम अध्ययन करेंगे। और क्या है विशेषता? तो गौसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए। गौसियन पृष्ठ बंद होना चाहिए, खुला पृष्ठ नहीं होना चाहिए। खुला पृष्ठ रहेगा तो हम उसको गौसियन पृष्ठ नहीं कह सकते। गौसियन पृष्ठ अगर बंद पृष्ठ है तो हम उसके विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र फ्लक्स की गणना कर सकते हैं या क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं कि उस पृष्ठ के बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, या उस पृष्ठ के भीतर कितना वैद्युत क्षेत्र। तो उनके भिन्न भिन्न स्थानों को अलग करने के लिए पृष्ठ को बंद रखना पड़ेगा। और विशेषता इसकी क्या है? गौसियन पृष्ठ जो लिया जाता है वह स्रोत के सम्मित लिया जाता है। आवेशित स्रोत जो है उसके सम्मित लिया जाता है। स्रोत अगर बेलनाकार है तो बेलन के आकार में गौसियन पृष्ठ लेंगे। स्रोत अगर गोलीय है तो गोलाकार गौसियन पृष्ठ लेंगे। मतलब सम्मित लिया जाता है जिससे कि निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं जो हो वह उस पृष्ठ के लंबवत हो, लंबवत रेखाएं निकले जिससे हमें आसानी से फ्लक्स की गणना कर सके। ये कुछ बातें थी गौसियन पृष्ठ से जुड़ी हुई। और गौसियन पृष्ठ बताया ही गया है कि पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाली रेखाएं ऋणात्मक, बाहर निकलने वाली धनात्मक होती हैं। अब आगे हम इस गॉस परिमेय का निगमन करना चाहते हैं। कैसे ये गॉस परिमेय प्रूफ किया जाए? परीक्षा में कभी कभी शार्ट प्रश्न में पूछा जाता है, तो अगर शार्ट प्रश्न में पूछा गया तो केवल और केवल स्टेटमेंट लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे, पर्याप्त है। लेकिन अगर लॉन्ग प्रश्न में पूछा गया, 2 नंबर में कहा गया, तो निश्चित ही उत्पत्ति करने के लिए कहेगा कि गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। जब उत्पत्ति करने के लिए कहेगा तब आगे हमें इस गॉस के नियम का प्रूफ करना पड़ेगा, उसकी उत्पत्ति करनी पड़ेगी। देखिए कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं गॉस के नियम को। तो उसके लिए एक हमने बंद पृष्ठ की कल्पना की। ये कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है। यहां हमने मान लिया इस बिंदुओं पर एक बिंदु आवेश +Q कूलाम का रखा हुआ है और इसी बंद पृष्ठ पर हमने एक अति सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना कर ली। ये कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल है। अब आवेश यहां रखा हुआ है, इस अति सूक्ष्म खंड में कोई बिंदु P स्थित है। यहां एक बिंदु P है इसी खंड के भीतर। उस बिंदु P की O से दूरी हमने R मान लिया, ये R दूरी पर स्थित है। और इस पृष्ठ द्वारा, इस अति सूक्ष्म खंड द्वारा बिंदुओं पर बनने वाला घन कोण हमने d ओमेगा मान लिया। ये छोटा सा खंड है तो इसके द्वारा जो घन कोण निर्मित हो रहा है, इस घन कोण को हमने d ओमेगा ये मान लिया, d ओमेगा। अब यहां देखिए, यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, आवेश जहां रखा हुआ है उसको मिलाने वाली रेखा ओपी रेखा के ठीक लंबवत बाहर की ओर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस बिंदु P पर। और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को देखिए यहां थोड़ा सा तिरछा दिखाया गया है। ये हो जाएगा अति सूक्ष्म खंड dA का, ये हो जाएगा डायरेक्शन।
यहां दोनों के बीच कोण देखिए बन रहा है थीटा, हमने मान लिया ई और डीए के बीच कोण थीटा है। तो अब गॉस ने क्या बताया, हमें गॉस के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो हम यहां से इस अति सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ज्ञात कर सकते हैं कि यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, ये बराबर होगा ई डॉट डी, ई डॉट डी के बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं ई डॉट डी ए कॉस थीटा होता है, इसको हम ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। और प्लस क्यू आवेश है, यानी बिंदु आवेश लिया गया और इससे आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। तो इस बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते हैं। देखिए बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये कहा जा सकता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस मान को हम यहां रख सकते हैं और अब डी फाई ई मिल जाएगा हमको, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और साथ में डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, डी फाई ई इक्वल टू Q और 1 का हम मल्टीप्लीकेशन करके Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर दें और यहां डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर को एक साथ कर दें, ये मिल गया। अब पीछे बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में कि अगर E और DA इन दोनों की दिशाएं भिन्न है, एक समान नहीं है, तो वहां इसका प्रोजेक्शन इस पर लिया जाएगा, प्रक्षेप। और ऐसे सिचुएशन में हम इस डी ओमेगा की वैल्यू डीए बटा आर स्क्वायर ना कह के डी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर लेते हैं। पिछले लेक्चर में ये बात बताई जा चुकी है। यहां ई और डी ए के बीच कोण थीटा है, तो अब हम यहां से डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर को हम डी ओमेगा कहेंगे। तो अब यहां से देखिए, चूंकि डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर रख दीजिए। तो अब हमको डी फाई ई मिल गया, डी फाई ई इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, डी ओमेगा। अब हम इसका अगर समाकलन कर दे तो इस पूरे गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब इसका हम समाकलन करने वाले हैं। समाकलन कर दे, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई और यहां से देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फिक्स राशि है, इसको बाहर करके हम इंटीग्रेशन कर देंगे डी ओमेगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा। और यहां से देखिए हम फाई ई इक्वल क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं पूरे गोले द्वारा इस बिंदु पर बनने वाला घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होगा।
तो डी ओमेगा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे यानी संपूर्ण पृष्ठ के का घन कोण निकालेंगे तो ये 4 पाई के इक्वल होगा, 4 इंटू पाई, और यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एट लास्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। अतः फाई ई इक्वल टू, यहां देखिए क्यू बचा और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब यहां तुम्हारे मन में ये विचार उठ सकता है कि यहां सिग्मा क्यों नहीं आया, तो यहां स्पष्ट है कि ये कई आवेश हमने लिया है, एक से अधिक नहीं लिया है, तो इसलिए स्वाभाविक है जो भी उसके भीतर आवेश है उसी का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना करना है। तो फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से गॉस के परिमेय की व्युत्पत्ति होती है। अब इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, उन अनुप्रयोगों को देखेंगे। देखिए अगला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम मिटा रहे हैं। और इधर जो बातें हो गई इनको भी थोड़ा हटा दें, स्पेस हो जाए। हाँ देखिए, अभी हम पहला वाला अनुप्रयोग देख रहे हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें फर्स्ट अनुप्रयोग की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहा है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए एक समान रूप से आवेशित हमने अनंत लंबाई का एक तार ले लिया, ये अनंत लंबाई का है। इस तरीके से हम आगे भी दिखा सकते हैं डॉट डॉट डॉट, और इधर भी आगे तक इसे दिखा सकते हैं। ये अनंत लंबाई का कोई है, इधर भी इंफिनिटिव, इधर भी इंफिनिटिव, बीच में ये हमने धन आवेशित तार ले लिया। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तार के निकट हमें मान लीजिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम कल्पना करेंगे एक गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ की एक विशेषता यह भी होती है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस पृष्ठ से होकर जाना चाहिए। हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो आवेशित स्रोत के सम्मित हो और साथ में उस बिंदु से होकर जाए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम गॉसियन पृष्ठ जो खींचेंगे वो बिंदु P से होकर जाना चाहिए इस तरीके से, और ये बेलनाकार है तो स्वाभाविक है गॉसियन पृष्ठ भी बेलनाकार ही लिया जाएगा। ये गॉसियन पृष्ठ हमने ले लिया और इस दूरी को हमने r मान लिया कि तार से बिंदु P की जो दूरी है वो r दूरी है। तार से बिंदु P की दूरी r है। तो अब क्या करेंगे, जिस बिंदु पर, देखिए इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें अति सूक्ष्म क्षेत्रफल दिखाना है। तो हम दूरी r को यहां दिखा दें, इसकी त्रिज्या के रूप में, ये गोल इस बेलन की त्रिज्या कह सकते हैं r होगा, ये होगा बेलन की त्रिज्या r कह सकते हैं। और इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई को भी हमने निश्चित कर लिया, इसको l मान लिया, इस लंबाई को हमने स्मॉल l मान लिया। ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये स्मॉल l लंबाई का है और इसकी त्रिज्या r है, मतलब इस बिंदु की इस अनंत लंबाई के आवेशित तार से दूरी r है।
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अति सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे। एक क्षेत्रफल इधर भी ले सकते हैं, एक ऊपर भी दिखा सकते हैं। यहां भी एक तल है, समतल पृष्ठ एक ऊपर है एक नीचे है, और बाकी पूरा वक्रीय होता है। बेलन का आकार देखा होगा, बाकी साइड उसका पूरा वक्रीय है और ऊपर और नीचे दो समतल पृष्ठ होते हैं। तो हमने एक समतल पृष्ठ पर ले लिया छोटा सा अति सूक्ष्म खंड, और एक यहां हमने वक्र पृष्ठ पर। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो हम जानते हैं धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर निकलती हैं, और वैद्युत बल रेखाएं जिधर निकलेंगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी, और वक्र पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल लिया गया उसकी दिशा भी यही होगी। डीए सेम डायरेक्शन दोनों का होगा। लेकिन ऊपर समतल पृष्ठ पर अगर ले तो समतल पृष्ठ पर क्षेत्रफल की दिशा तो ये होगी, क्षेत्रफल डीए की दिशा ऊपर की ओर होगी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो तो राइट एंगल ए राइट में ही जाएगी सीधा। तो अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि वक्र पृष्ठ पर जो हमने अति सूक्ष्म खंड लिया है उसमें से होकर गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं लंबवत निकलेंगी, और ऊपर जो हमने सूक्ष्म खंड लिया है उसमें ये क्षैतिज इधर रहेगा, ये ऊपर क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब ई और डीए के बीच कोण हम देख रहे हैं मेनली। तो वक्र पृष्ठ पर ई और डीए 0 डिग्री कोण पर है, जबकि समतल पृष्ठ पर ई और डीए 90 डिग्री पर है। यहां इन दोनों के बीच कोण 90 अंश बन रहा है। तो हम जानते हैं फाई ई इक्वल ई डीए कॉस थीटा, और थीटा को अगर 90 करते हैं तो फाई ई 0 हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि समतल पृष्ठ से, गौसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यह है हमारा गौसियन पृष्ठ। जो बेलनाकार दिखाया गया यही गौसियन पृष्ठ है। कभी कभी शार्ट प्रश्न भी गौसियन पृष्ठ पर पूछ लेता है, टिप्पणी लिखिए गौसियन पृष्ठ पर। गौसियन पृष्ठ के बारे में हमने पूरी बातें बताई। अब यहां से देखिए, गौसियन पृष्ठ में हमने दो अति सूक्ष्म खंड लिए हैं। ई यहां एक लिया गया वक्र पृष्ठ पर और एक ऊपर समतल पृष्ठ पर। तो हम ये बता सकते हैं क्योंकि समतल पृष्ठ से होकर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। समतल पृष्ठ से होकर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। रीजन क्या है, कारण भी दे दीजिए। क्योंकि ई व डीए क्या है, लंब है। ई और डीए उस स्थान पर लंब है, और ई और डीए अगर लंब है 90 डिग्री पर, तो हम फार्मूला फाई ई इक्वल टू ई डीए कॉस 90 लिखेंगे, और कॉस 90 का 0 होता है मान, इसलिए ये पूरा फाई 0। तो समतल पृष्ठ से होकर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। मतलब जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो इस काल्पनिक पृष्ठ के वक्रीय भाग से गुजरेगा। तो वक्रीय भाग से गुजरेगा तो हम सीधे कह देंगे कि गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। ये हम ले रहे हैं वक्र पृष्ठ वाला, समतल पृष्ठ से कोई नहीं गुजरेगा, वक्र पृष्ठ पर ले रहे हैं। वक्र पृष्ठ पर यही चीज करेंगे, यहां हमको ई डीए कॉस 0 मिलेगा। ई डीए कॉस 0, क्योंकि हम वक्र पृष्ठ पर क्या देख रहे हैं, ई व डीए एक ही दिशा में है।
ई व डी ए की दिशा समान है, तो अपनी बातें लिख देंगे। अब यहां से देखिए ई डी अगर एक ही दिशा में है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा और यहां से ई बाहर आ जाएगा, फाई ई इक्वल ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी। अब डी इस अति सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल है, हम इसका अगर समाकलन करेंगे तो पूरे काल्पनिक पृष्ठ यानी बेलन का हमें वक्र पृष्ठ प्राप्त होगा। ये इस बेलन का हमें वक्र पृष्ठ, कुल वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला याद होना चाहिए। इसकी लंबाई अगर यल है, त्रिज्या आर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल ये लिखा जा सकता है। क्वेश्चन 1, इसका उपयोग करके हम गॉस के नियम का यहां हम अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो गॉस के नियम का यहां उपयोग कर लेंगे। गॉस परिमेय से हमें क्या मालूम है, हमने यहां वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाला फाई ई इंटू 2 पाई आर एल आया। अब हम गॉस परिमेय से फाई निकालना चाहते हैं, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये गॉस परिमेय से। और इसमें देखिए जो सतत आवेश वितरण होता है, इसमें हम आवेश को उसके घनत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमारा वस्तु जो है वो रेखीय है तो इसमें आवेश का रेखीय घनत्व प्रयुक्त किया जाएगा। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, जब आवेश का सतत वितरण किसी एक विमीय वस्तु पर किया गया हो तो वहां हम आवेश का रेखीय घनत्व लेते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यहां आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा ये लिखा जाएगा। क्यों आवेश अगर वितरण हुआ है पूरे पर, तो यहां चूंकि अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई का अगर तार है तो इसके हम अगर रेखीय घनत्व को ले ले आवेश के, तो हम किसी भी खंड पर, चूंकि घनत्व नहीं बदलता, जो घनत्व पूरे तार का होगा वही उसके छोटे से खंड का होगा। तो इस कारण से हम यहां आवेश का पृष्ठ घनत्व लें, क्योंकि अनंत लंबाई का है, संपूर्ण लंबाई के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हमने छोटा सा खंड लिया और फिर एक काल्पनिक पृष्ठ माना, उस पृष्ठ का केवल निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम आवेश का रेखीय घनत्व ही उपयोग में लाएंगे। तो आवेश का रेखीय घनत्व यानी किसी चालक के एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा, किसी चालक के या किसी वस्तु के एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को हम उस वस्तु का आवेश रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, या यहां से हम अगर क्यू की वैल्यू निकाले तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। अब यहां से देखिए, यहां पर हम क्यू की वैल्यू रख दें तो फाई ई इक्वल मिल जाएगा हमको, फाई ई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालें। अब ऊपर इक्वेशन 1 है, नीचे 2 है, हम इन दोनों की तुलना करा ले। दोनों ही वैद्युत फ्लक्स के मान को बताते हैं, ये दोनों ही वैद्युत फ्लक्स के मान को बताते हैं। देखिए अब हम समीकरण 1 और 2 को तुलना इसकी कर लें, समीकरण 1 व 2 की तुलना से। इन दोनों समीकरणों की तुलना करें अगर, तो बाया पक्ष देखिए दोनों का सेम है, तो दाहिना पक्ष भी सेम होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल को हम इधर नीचे ला सकते हैं, ई इज इक्वल टू यहां हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल से एल को कैंसिल कर देंगे, एल एल एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। अब जो यहां बचा
उसको हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं। ऊपर बचा लैम्डा और नीचे है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे करके इनटू आर कर दें, इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए ध्यान से, E इक्वल टू, हम 2 से नीचे ऊपर अगर गुणा करा दें तो यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रूप मिल जाएगा हमको। ऊपर 2 गुणा कराएंगे तो 2 लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, या इसको हम के लिख सकते हैं, इसी को हम के इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर भी कह सकते हैं। ये फार्मूला बन गया। ये हमने निकाला कि अगर कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है तो उसके निकट इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखिए इसका हम सदिश स्वरूप देखना चाहते हैं। इसका सदिश स्वरूप क्या होगा? अगर कहा जाए वेक्टर स्वरूप में लिखिए, वेक्टर स्वरूप में देखिए कैसे दिखा सकते हैं। सदिश रूप में हम दिखा सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ये सदिश रूप में लिखा है। यूनिट वेक्टर आर उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब दिशा हम जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र था, दोनों मतलब चारों ओर, बेलन के चारों ओर लंबवत पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि आवेश का वितरण पूरे तार में एक समान रूप से है। अब देखिए जो ये फार्मूला बताया गया, यह फार्मूला एक केस है, समझ लीजिए। इसका एक जनरल फार्मूला है। वो जनरल फार्मूला कंपटीशन लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। तो इसका अगर व्यापक रूप देखें इस सूत्र का, तो इस रूप का एक व्यापक सूत्र है। इसको अलग से नोट करके लिख लीजिए नोट में। तुम्हारे इंटर लेवल में यही दिया हुआ है, लेकिन और आगे अगर उच्च क्लास में तुम तैयारी कर रहे हो तो इसका एक व्यापक रूप है E इक्वल टू, अब हम इसको शॉर्ट वाले को लिख रहे हैं, K 2 लैम्डा अपॉन R और यहां पर साइन अल्फा बाई 2। ये व्यापक रूप है इसका। अब इसमें अल्फा क्या है? तो अल्फा देखिए क्या है। मान लिया हमने कि ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ को यहां बिंदुओं पर, एक बिंदु वो है यहां, इस पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से वितरण किया गया। कोई क्यू आवेश है, वो एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित किया गया। और इस पृष्ठ से आर दूरी पर, इस पृष्ठ से आर दूरी पर अगर कहा जाए कि बताइए वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इस पृष्ठ के दोनों सिरों को बिंदुओं से मिला दिया जाए, दोनों सिरों को बिंदुओं से मिला दिया जाए, तब यहां दोनों सिरों के बीच बनने वाला कोण ये अल्फा है। दोनों सिरों के बीच बनने वाला कोण अल्फा है। अब हम जानते हैं कि कोई भी पृष्ठ है, अगर एक समान रूप से सतत आवेश वितरण किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक समान रूप से सतत आवेश वितरण यहां से यहां किया गया, कोई बिंदु आवेश नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इन सब का परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा बिंदुओं पर, वो इस डायरेक्शन में। इन सब का परिणामी, भाई सबको बिंदु आवेश के रूप में मान के और सबका परिणामी दिखाए तो यही लास्ट में हमको मिलेगा। और यहां इसका आधा भाग, इस आधे भाग से जो आएगा उसका ठीक अपोजिट ये मिलेगा, और ये दोनों एक दूसरे को इस परिणामी की ओर संकेत करेंगे। तो यही हाफ एंगल इसका अल्फा बाई 2 इसी को कहा गया, आधे कोण को अल्फा बाई 2 कह दिया गया। इस आधे कोण को ही अल्फा बाई 2 कहा गया। और ये माना गया कि इसका व्यापक रूप जब लेंगे तो इसमें साइन अल्फा बाई 2 होगा। अब अल्फा बाई 2 कह देने से अगर पूरी तरीके से नहीं, बल्कि मान लीजिए वही जो हमने अनंत लंबाई का चालक लिया है, अगर वो पूरा अनंत लंबाई का ना हो, मतलब दोनों सिरे पर नहीं, आधे भाग उसका अनंत लंबाई का हो, एक ही साइड में अनंत लंबाई का हो, एक साइड फिक्स हो, तब कहा जाए यहां से बताइए आर दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तब हम इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह फार्मूला एक विशेष केस के लिए है।
ये केवल और केवल अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के लिए है। अनंत लंबाई मीन्स दोनों तरफ से उसकी लंबाई अनंत रूप से बढ़ रही हो, तब वहां ये फार्मूला लागू होगा। अगर एक सिरा फिक्स करके एक ही सिरा अनंत लंबाई का कहा जाए तो यहां देखिए ये जनरल सूत्र से ये भी निकाला गया है। अगर दोनों तरफ अनंत लंबाई का होता तो इस बिंदु पर भाई अनंत लंबाई जितने, देखिए ये जितना छोटा रहेगा उतने कोण छोटा हो, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे कोण बढ़ता जाएगा। अब मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, ये एंगल मैक्सिमम अगर ये अनंत लंबाई का हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर भी अगर अनंत लंबाई का हो गया तो ये भी मैक्सिमम नीचे की ओर 90 डिग्री। यानी ये टोटल एंगल कितना बन गया, ये टोटल एंगल अगर दोनों तरफ से अनंत लंबाई का है तो ये टोटल एंगल बनेगा 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री 180 अंश, और अल्फा बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्री। तो यहां देखिए अल्फा बाई 2 का मान जब 90 आ जाएगा तो साइन 90 का मान 1, इसीलिए यह केस हमको मिला है। दोनों तरफ से अनंत लंबाई का है अगर, तो यहां हमको साइन अल्फा बाई 2 का जो मान आएगा वो साइन 90 के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा 180 मिल रहा है यहां पर। अल्फा बाई 2 करेंगे 90 आएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में यह सूत्र प्राप्त होगा। अब अगर यह मतलब पूरी तरीके से अनंत विस्तार का नहीं है, अनंत लंबाई का नहीं है, बल्कि अर्ध अनंत लंबाई का है, अर्ध अनंत, आधा अनंत, एक ही साइड का, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए अब एक भाग तो ये फिक्स हो गया, इस सिरे को मिलाएंगे तो यहां मिल गया, और दूसरा अनंत जा रहा है तो 90 बना रहा है। अब ये अल्फा का मान 90 बनने लगा। अब अल्फा का मान 90 और अल्फा बाई 2 करेंगे तब ये 45 अंश आने लगेगा। अल्फा बाई 2 करेंगे तो 45 अंश आने लगेगा, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहां से देखिए अगर इस बिंदु पर अगर अर्ध अनंत के रूप में है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बदल जाएगा। अब हम इस व्यापक सूत्र से निकालेंगे के 2 लैम्डा अपान आर और साइन 45 डिग्री आएगा, क्योंकि अब अल्फा 90 है तो अल्फा बाई 2 45, और इसका मान रखेंगे ये हो जाएगा के 2 लैम्डा अपान आर इंटू 1/√2। √2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, यानी √2 के लैम्डा अपॉन आर, ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर अर्ध अनंत है, पूरी तरीके से अनंत नहीं, अर्ध अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार लिया जाए तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र √2 के लैम्डा अपान आर के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से और भी इसमें केस है जो कि कंपटीशन स्तर पर पूछे जाते हैं। ये व्यापक सूत्र है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो इस व्यापक सूत्र को याद रखना जरूरी है। देखिए अगर ये अनंत लंबाई दोनों तरफ से अनंत लंबाई का हो या अर्धवृत्त के रूप में हो, ये दोनों में समान केस मिलेगा। अगर कोई पृष्ठ इस प्रकार से हो कि उस पर सतत आवेश वितरण किया गया हो, तो सतत आवेश वितरण किया गया है, और अगर अर्धवृत्त के रूप में है, देखिए यहां से प्रत्येक बिंदु की जो दूरी होगी ये आर दूरी होगी। ये त्रिज्या मान लीजिए इसकी आर है, ये आर है त्रिज्या, तो चाहे जहां से देखेंगे हर जगह आर दूरी, जैसे कि अनंत वाले में वो बिंदु लिया गया था आर दूरी पर। तो अब यहां भी देखिए दोनों सिरों को यहां मिलाया गया सेंटर से, तो ये कोण कितना बन रहा है 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू यहां 180 और अल्फा बाई 2 कहेंगे तो ये अल्फा बाई 2 आएगा 90 डिग्री, अल्फा बाई 2 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होगा। व्यापक सूत्र ध्यान रखिए, फिर चाहे जैसे प्रश्न पूछा जाए, अगर हमको व्यापक सूत्र मालूम है 1/4πε0 2 लैम्डा अपान आर साइन अल्फा बाई 2, और अल्फा कोण क्या है, कोई भी तरीके का अगर आकृति दे दे तो दोनों सिरों को उस बिंदु पर मिला दो जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, फिर वहां दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो अल्फा होगा, उसकी आधी कोण अल्फा बाई 2 कही जाएगी। तो अब यहां से देखेंगे तो ये भी जितना अनंत लंबाई का, दोनों तरफ से अनंत लंबाई का अगर है, जो केस यहां दिखाया गया, अगर हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालें इस सतत आवेश वितरण के कारण तो ठीक इसी के बराबर आएगा, ये दोनों सेम रहेगा। और जैसा कि यहां दिखाया गया था, अगर मान लीजिए कोई ये इस तरीके से दे दिया जाए एक चतुर्थांश के रूप में, ऐसा कोई पृष्ठ हो जिस पर सतत आवेश वितरण किया गया हो, सतत आवेश वितरण किया गया हो, तो इसके कारण इसके केंद्र पर
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह उतने आएगा। देखिए त्रिज्या ले ली गई तो हर जगह त्रिज्या, ये कोण 90, तो यहां भी देखिए अल्फा की वैल्यू 90 होगी, तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू 45 होगी। अब 45 वाला केस हम पीछे बता चुके हैं, 45 वाला केस पीछे बताया जा चुका। जैसा कि अर्ध अनंत लंबाई, आधा अनंत लंबाई का तार है, उसके समीप जितना वैद्युत क्षेत्र होता है वही वैद्युत क्षेत्र एक चतुर्थांश के रूप में अगर कोई हमारा पृष्ठ है जिस पर सतत आवेश वितरण हुआ है, तो इस चतुर्थांश के कारण उसके केंद्र पर उतना ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जितना कि अर्ध अनंत लंबाई के चालक के कारण हो रहा है। यहां हम अर्ध अनंत वाले में √2 आया था, √2 के लैम्डा अपान आर, ये फार्मूला। और अगर पूरा लंबाई का है तो 2 लैम्डा बाई आर, यहाँ √2 के लैम्डा बाई आर, ये फार्मूला। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अब हम आगे चल रहे हैं इसके सेकंड वाले अनुप्रयोग पर। ये भी चीजें जरूरी थी, प्रश्न आजकल परीक्षाओं में थोड़ा सा लेवल ऊंचा कर रहा है, तो इसलिए ऐसा प्रश्न दे सकता है, कोई पृष्ठ दे दे, तो ये ध्यान रखिएगा, व्यापक सूत्र भी। और अब हम इसका दूसरा वाला एप्लीकेशन, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम एक अचालक चादर ले रहे हैं, ये हमने एक अचालक चादर ले लिया। यहां हमने इसको थोड़ा जिगजैग दिखा दिया कि आगे बढ़ रहा है, दोनों तरफ अनंत विस्तार का है। ये यही चीज प्रदर्शित कर रहा है कि जो ये समतल आवेशित अचालक चादर, मतलब इसमें कुछ मोटा ही नहीं है, पतला सा चादर है, बस इसमें आवेश एक समान रूप से पूरे क्षेत्रफल में वितरित है। संपूर्ण क्षेत्रफल में आवेश का वितरण एक समान किया गया है। मत सोचना कि यहां दिखाने में थोड़ा हम बीच में गैपिंग ज्यादा हो गई है, तो मत सोचना असमान है। आवेश का वितरण एक समान, यहां देखिए आवेशित, समतल आवेशित अचालक, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें इसके निकट कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कोई तल है, उस तल के समीप अगर निकालना है तो यहां हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना यहां भी कर सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो कि बेलनाकार यहां भी मिलेगा हमको। हमने बीच वाला इसका अनुप्रस्थ काट दिखा दिया। अब देखिए इस सिरे से, ये तल के भीतर से है, कुल मिलाकर यहां 2D में दिखाया गया इस तरीके से, तल के भीतर से ये दिखाया गया है। मान लीजिए तल है हमारा, तो इस तल के भीतर से ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। बीच में अनुप्रस्थ काट जो है वो बीच में उसके रुका हुआ है, इस तरीके से है, ये दोनों तरफ क्रॉस कर रहा है, तो उसी के भीतर एक कल्पना किया गया। अब हम जानते हैं क्योंकि ये एक समान रूप से अचालक चादर है, पृष्ठ के रूप में है, इस पर आवेश अगर Q आवेश समान रूप से वितरित है तो हम आवेश Q नहीं लेंगे, क्योंकि Q आवेश अलग अलग हर जगह Q थोड़ी है, टोटल मिला के Q है। लेकिन आवेश का घनत्व, यहां घनत्व कौन सा लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिए, अगर कोई पृष्ठ है, कोई अगर चालक इस तरीके से है कि उसमें क्षेत्रफल मौजूद हो, 2 विमीय हो, 2 विमा वाली हो, तो हम कह सकते हैं कि कोई अचालक चादर है तो उसके एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q/A, ये फार्मूला होता है, सिग्मा इक्वल टू Q/A। और सिग्मा को क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये आवेश के पृष्ठ घनत्व कहलाते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, ये विशिल शेप सिग्मा दिखाया गया है। रेखीय अगर होता तो वहां रेखीय घनत्व लिया जाता, यानी एक विमा में वस्तु है, वस्तु का आकार एक विमीय है, तो वहां रेखीय आवेश घनत्व यूज करेंगे। अगर 2 विमीय है, क्षेत्रफल के रूप में या पृष्ठीय है,
वहां पृष्ठ घनत्व लिया जाएगा। और अगर 3 विमाओं में है, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों हो, तब वहां आयतन घनत्व का प्रयोग करेंगे, जैसा कि सतत आवेश वितरण में हमने सारी बातें बता दी है। तो अब यहां देखिए, हम जानते हैं बेलन का दोनों क्षेत्रफल दोनों सिरे का समान रहेगा। हमने यहां एक छोटा सा खंड लिया, उसका क्षेत्रफल डीए कह दिया, और जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो लंबवत दोनों तरफ निकलेंगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये लंबवत बाहर की ओर इधर भी होगा और इधर भी होगा। देखिए दोनों में एक समान रूप से क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही ओर होगी। डीए और ई की दिशाएं दिखाई गई, दोनों में बाहर होगा। एक छोटे से खंड को लिया गया है इसी के भीतर। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, ये गौसियन पृष्ठ है, एक काल्पनिक पृष्ठ एक कल्पना किया गया है। हमें इस पूरे चादर के समीप कोई बिंदु यहां है पी, उस बिंदु पर या यहीं पर कह दिया जाए पी डैश, तो इन दोनों बिंदु ये दोनों समान दूरी पर है। या दूरी से इसमें कोई मतलब नहीं, दूरी खैर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये दोनों सिरे इसके समान है, बीच में दिखाया गया है। इसको हम कहेंगे गौसियन पृष्ठ। गौसियन पृष्ठ है। तो देखिए इस गौसियन पृष्ठ से दोनों सिरों से बराबर वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। जितना वैद्युत फ्लक्स इधर से गुजरेगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स इधर गुजरेगा। तो नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स है, शॉर्ट में लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इस सिरे से करेंगे तब भी ई डॉट डीए, दूसरे सिरे से करेंगे तब भी ई डॉट डीए ही आएगा। ये दोनों समान राशियां हैं, जुड़ जाएंगी, दो बार यही चीज हो जाएगा। अगर ये x है ये भी x है तो x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। तो ये दोनों समान क्वांटिटी है, इन दोनों को जोड़कर हम 2 गुना दिखा सकते हैं। 2 क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा, ई डॉट डीए ई डॉट डीए ई डीए कॉस थीटा, और ये दोनों एक एक करके 2 हो गए। अब यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, अब हम यहां से, हाँ ये चूंकि ई व डीए की दिशा एक समान है, ई व डीए की दिशा एक समान है, एक समान दिशा है, इसलिए हम थीटा को 0 डिग्री कह सकते हैं। थीटा 0 करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए फाई ई इक्वल टू 2e क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी, 2e क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी, क्योंकि यहाँ cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर थीटा 0 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ cos थीटा था 1 रख देंगे, ये मिलेगा। अब यहाँ देखिए डीए का अगर हम इंटीग्रेशन करें, यहाँ छोटा सा क्षेत्रफल डीए लिया गया, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये पूरे गौसियन पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल, ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ डीए को ए लिख सकते हैं, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल, इसका जो समतल वाला पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल मिलेगा, ये हो जाएगा 2EA। इसको इक्वेशन 1 डाल दें। अब इसमें गॉस का अनुप्रयोग है तो गॉस का प्रमेय लगाना पड़ेगा। गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय से हमें मालूम है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, लेकिन आवेश को क्यू के पदों में नहीं लिया जाएगा, जैसा कि यहां बता चुके हैं। पृष्ठ घनत्व के रूप में इसको व्यक्त करेंगे तो क्यू इक्वल क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए, यहां लिख देंगे सिग्मा ए अपॉन अपसाइलन नॉट। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे समीकरण 1 और 2।
समीकरण 1 व 2 की तुलना से देखिए, बाया पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर कर दीजिए। 2EA इक्वल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है, 2 को डिवाइड कर दीजिए, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये हमको प्राप्त हो गया। ये इसका रिजल्ट मिला कि अगर कोई एक समान यानी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है तो उसके निकट दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, इसके समीप आसपास एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, हर जगह वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा। इसके निकट आसपास हर जगह वैद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा, इसीलिए दूरी पर मैटर नहीं करता है, केवल और केवल आवेश के पृष्ठ घनत्व पर निर्भर करता है। तो पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आवेशित अचालक चादर है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब हम अगला टॉपिक, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिए। ये अगला टॉपिक है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां आवेशित चालक की बात की जा रही है, मतलब एक मोटे चालक की बात की जा रही है, यहां चादर की बात नहीं की जा रही। यहां आवेशित चालक मतलब एक मोटा चालक है जिसमें 2 पृष्ठ हैं, दोनों तरफ से पृष्ठ है। अब हम एक इस तरीके से एक मोटे चालक की कल्पना कर रहे हैं। हम जानते हैं अगर चालक मोटा है तो उसमें 2 पृष्ठ हो जाएंगे। एक साइड को हमने इसको पृष्ठ 1 कह दिया, ये पृष्ठ 2 कह दिया। और इसमें आवेशित है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो यहां भी दोनों पृष्ठों का हमने सिग्मा ले लिया, प्लस में होगा धनावेश लिया गया है तो प्लस में धनावेश, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा दिखाया गया। तो अब देखिए इसके ठीक बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ठीक बाहर हम यहां इस बिंदु पर ले सकते हैं, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अगर पहले वाले पृष्ठ से, इस पहले वाले पृष्ठ से यहां उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये पहले वाले पृष्ठ से, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अगर आवेशित चालक है तो हम जानते हैं चालक को जो भी आवेश दिया जाता है वह चालक के सतह पर चला जाता है। तो ये भी जितना आवेश इसको देंगे वो दोनों पृष्ठों पर इसके आ जाएगा। हम बीच में आवेश को नहीं दिखा सकते, बीच में ना दिखाकर किनारे दिखाइए, ये सही होगा। चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर मौजूद रहता है, भीतर कोई आवेश नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में इस बाहर ये जो पहला नंबर 1 लिखा गया है इसका पृष्ठ 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर देखें तो इस डायरेक्शन में, यानी लंबवत बाहर की ओर, धनावेश यहां है। और इस बिंदु P की ओर अगर देखें तो ये लंबवत बाहर की ओर, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1, और ये भी है धनात्मक, तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को E2 लिखें। तो बिंदु P पर दूसरे पृष्ठ के कारण भी उतना ही, पृष्ठ मतलब एक उसका चालक चादर वाला इस्तेमाल करेंगे, एक सिंगल पृष्ठ उस चालक के समान व्यवहार करेगा। यहां देखिए पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसका एक पृष्ठ लिया जा रहा है तो E1 की वैल्यू हम लिख देंगे, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिया जाएगा।
एक पृष्ठ के कारण, और इतना ही दूसरे पृष्ठ के कारण होगा, क्योंकि ये दूरी पर मैटर नहीं करता, समीप जो होता है वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। तो यहां ये हो गया। और पृष्ठ 2 के लिए तथा पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको E2 से अगर लिखें तो ये म्यू तय होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों सेम होंगे। कारण उसका भाई आवेश का पृष्ठ घनत्व तो दोनों पर समान है सिग्मा सिग्मा, और ये दूरी पर निर्भर करता नहीं है, तो जितना इसका होगा वैद्युत क्षेत्र उतना ही इसका होगा, और दिशा भी दोनों की सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। तो अब इस पूरे आवेशित चालक के कारण, संपूर्ण आवेशित चालक के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। अतः संपूर्ण आवेशित चालक के कारण ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र, ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र। देखिए दिशा एक ही और है, बिंदु P पर 2 वैद्युत क्षेत्र कार्य करें, दोनों की दिशा समान है, तो दोनों का योग कर लेंगे, इक्वल टू E1 प्लस E2, इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएगा। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम, ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा जुड़ के 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहां देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई मोटा चालक है, आवेशित चालक है, तो उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, जैसा कि ये फार्मूला मिल चुका है। अब हम अगला जो है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं। तो अब अगला कंडीशन है चार नंबर, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हम पहले एक फिगर बना दें। एक पर हमने धनावेश ले लिया, दूसरे पर ऋणावेश ले लिया, और दोनों पर, एक पर धन में हमने पृष्ठ घनत्व सिग्मा दिखा दिया, समान पृष्ठ घनत्व तो धनात्मक है, और दूसरे पर हमने ऋणात्मक ले लिया, ऋण सिग्मा। समांतर है दोनों एक दूसरे के, अचालक प्लेटें हैं, मतलब अचालक चादर वाली घटना यहां दोहराएंगे। अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, हमें बीच में निकालना है वैद्युत क्षेत्र और बाहर किसी बिंदु पर निकालना है। तो हमने बीच में एक बिंदु P ले लिया और बाहर बिंदु P डैश ले लिया। इन दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यहां पर देखना है बिंदु P पर, तो हम जानते हैं धनावेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या है, बाहर की ओर।
तो ये हो गया E1 की दिशा, बिंदु P पर E1 की दिशा ये हो जाएगी, हमने इसको इधर दिखा दिया E1, ये बिंदु P पर E1 का डायरेक्शन है। E2 इस प्लेट के कारण, एक को प्लेट हमने 1 कह दिया, ये प्लेट 2 कह दिया, ये दोनों प्लेटें हैं, दोनों का हमने पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा लिया है, एक प्लस में एक माइनस में। देखिए पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर इस डायरेक्शन में, और दूसरे प्लेट के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, दूसरे प्लेट के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, कारण ये ऋणावेश दाईं तरफ है तो आवेश के भीतर की ओर हमें दिखाना पड़ेगा। तो E2 यहां देखिए भीतर की ओर दिखाया जाएगा, E2 की दिशा ये होगी। E1 E2 दोनों प्लेटों के भीतर जो बिंदु P है, बीच में, दोनों प्लेटों के भीतर या बीच में कह सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P जो लिया गया है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र E1 E2 दोनों एक ही दिशा में होंगे। और यहां देखा जाए अगर, तो देखिए धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र को अगर यहां E1 कहें तो E1 का तो डायरेक्शन ये होगा बाहर की ओर, E1 होगा बाहर की ओर, लेकिन अब की बार E2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि हमें ऋणावेश में भीतर की ओर वैद्युत बल रेखा दिखानी होती है। तो यहां हम भीतर की ओर जब दिखाएंगे तो यहां दिशा विपरीत हो जाएगी। तो अब देखिए अगर हम अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, देखिए अचालक प्लेटों के बीच हमें निकालना है, पहले हम अचालक प्लेटों के बीच गणना कर रहे हैं। अचालक प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो अब यहां टोटल वैद्युत क्षेत्र अगर E1 माने, E मान ले, तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, क्योंकि E1 E2 दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों का योग कर लिया जाएगा। और E1 मतलब, E1 हम लिख सकते हैं, पीछे देख चुके हो, अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों जोड़ेंगे E इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां से हमको मिल जाएगा E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला मिलेगा। मतलब अगर समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटें हैं तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र का वही फार्मूला मिला जो एक आवेशित चालक का था, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र जो निकाला गया था, सेम वही फार्मूला मिला। मतलब इसमें देखिए पूरे दोनों चालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र संपूर्ण भाग में एक समान होगा, क्योंकि ये दूरी पर मैटर नहीं करता, सिग्मा पर मैटर करता है। तो इसके भीतर हर जगह दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब हम बाहर देखें, अचालक प्लेटों के बाहर बिंदु P' की बात करें, अचालक प्लेटों के बाहर बिंदु P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां देखिए दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई लिखे या E' लिख सकते हैं, दोनों चलो अलग अलग केस बना दिया गया है। यहाँ E1 E2 यहां भी लिखा गया है, तो E1 माइनस E2 यहां लिखा जाएगा, क्योंकि E1 E2 विपरीत दिशाओं में है। और हम जानते हैं E1 E2 दोनों का परिमाण समान होगा, कारण दोनों का पृष्ठ घनत्व तो समान है, पृष्ठ घनत्व तो दोनों का सिग्मा है, बस ये प्लस में माइनस में। तो यहां देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये समान राशियां हैं, एक प्लस में एक माइनस में, घटाएंगे अंतर इनका 0 आ जाएगा, E इक्वल टू 0। तो अगर प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र, तो बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जैसा कि हम देख चुके हैं। अगर समान धन तथा ऋणावेशित प्लेटें हैं, समान पृष्ठ घनत्व की,
तो उनके भीतर तो वैद्युत क्षेत्र दोनों के बीच में तो होगा, बीच में मिलेगा, और इतना मिलेगा जितना कि एक आवेशी चालक के समीप होता है, लेकिन बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसी सिद्धांत पर संधारित्र की रचना की यही है। संधारित्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है दोनों प्लेटों के बीच, बाहर नहीं होता। देखिए, इसमें वैद्युत क्षेत्र को प्रबल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि प्लेटों की जो लंबाई है वो दोनों प्लेटों के बीच की तुलना में अधिक रखनी चाहिए, तब यहां वैद्युत क्षेत्र एक समान और प्रबल वैद्युत क्षेत्र बनता है, और बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब एक केस इसमें और बचा है, उसको भी देख लिया जाए जल्दी से, और ये टॉपिक पूर्णतया कंप्लीट हो जाए। तो अब ये अंतिम एक एप्लीकेशन इसका है 5 नंबर। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अलग अलग 3 बिंदुओं पर निकालना है, बाह्य बिंदु पर और पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर। देखिए, हम एक आवेशित गोलीय चालक ले रहे हैं, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष है। गोलीय कोष मतलब एक खोखला गोला मान सकते हैं। हमने मान लिया इसके पृष्ठ पर टोटल आवेश Q है, Q आवेश टोटल इसके पृष्ठ पर है, और इसकी त्रिज्या हमने मान लिया कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R मान लिया, केंद्र को वो कह दिया। एक हमने एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष लिया है, मतलब एक खोखला गोला लिया है, और इसकी त्रिज्या को कैपिटल R माना। अब हमें इसके बाहर किसी बिंदु पर, यहां मान लीजिए इसके बाहर एक बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि इस आवेशित गोलीय कोष के कारण बाह्य बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो क्या कहा है गॉस ने कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो अब इस पृष्ठ से होकर हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब चूंकि आवेश का स्रोत जो है वो गोलीय है, तो गॉसियन पृष्ठ भी निश्चित रूप से गोलीय होगा। एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ यहां से हम निर्मित कर रहे हैं। ये और ये गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ यहां पर अति सूक्ष्म खंड ले रहे हैं। अति सूक्ष्म खंड हमने डीए की कल्पना की, डीए अति सूक्ष्म खंड की कल्पना की, दिशा इसकी बाहर की ओर, और बिंदु P को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए। यहां पर वैद्युत क्षेत्र चूंकि दिखाना है तो वैद्युत क्षेत्र भी हम यहां दिखा सकते हैं E, और यहां हमने बिंदु P यहां दिखा दिया। इस बिंदु P की जो दूरी है इसको हमने स्मॉल r मान लिया, ये दूरी स्मॉल r है। केंद्र से बिंदु P की दूरी को हमने स्मॉल r मान लिया। तो अब देखिए, यहां हम गॉस के परिमेय का एप्लीकेशन है। हम पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इस अति सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला फ्लक्स गणना कर सकते हैं। देखिए, छोटे से खंड के कारण जो इस खंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है डी फाई ई, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा E डॉट डी या ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, ई डी ए कॉस जीरो लिख सकते हैं। फाई अगर निकालें, देखिए कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा। एक स्टेप और लिख दें, डी फाई इक्वल ई डी ए, ई डी ए अति सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकला है। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें।
संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उसको हम फाई ई लिख सकते हैं। फाई ई इक्वल टू, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई का, तो ये हमको मिल जाएगा, ई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डी, ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या किया जा सकता है, ये चूंकि गोला है, गॉसियन पृष्ठ जो है वो गोलीय है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस्तेमाल करके फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि ये छोटा सा इस गोले का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये पूरा का पूरा गॉसियन पृष्ठ मिलेगा। तो यहां इसको इक्वेशन 1 डाल दें, और ये कौन सा ले रहे हैं हम, बाह्य बिंदु वाला केस ले रहे हैं, बाह्य बिंदु P की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, बाह्य बिंदु P पर हम गणना कर रहे हैं। बाह्य बिंदु मतलब जहां पर स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर से, बाह्य बिंदु पर या बाह्य बिंदु P पर, बाह्य बिंदु P पर यह वैद्युत क्षेत्र की गणना की जा रही है। अब यहां देखिए गॉस परिमेय लगाएंगे, गॉस परिमेय से गॉस परिमेय से फाई निकालें, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पृष्ठ घनत्व के पद में रखेंगे, तो क्यू बराबर देखिए क्या आएगा, पृष्ठ घनत्व के पद में पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। वही यहां इसकी जगह पर हम रख देंगे क्यू की जगह पर क्यू इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। अब क्या आएगा देखिए ध्यान से, यहां पर जो ए है, यहां पर जो ए है वो आवेश के पृष्ठ घनत्व के साथ गुणा हुआ है, और यहां केवल इस क्षेत्रफल की बात की जा रही है, इसकी नहीं। यहां जो बात किया गया था वो इस क्षेत्रफल की बात की गई, लेकिन यहां देखिए गॉस परिमेय से जो हम लिख रहे हैं, ये फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो लिया गया, ये आवेश इस पृष्ठ से परिबद्ध है, तो इस पृष्ठ से परिबद्ध है, तो यहां क्षेत्रफल इस पृष्ठ का लिया जाएगा। हम चाहे तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को ए डैश लिख सकते हैं, यहाँ ए डैश, क्योंकि क्यू आवेश जो वितरित है वो इस पृष्ठ पर है। अब यहाँ ए डैश की वैल्यू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखा जाएगा, ये बात ध्यान होना चाहिए। इस ए की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहां से हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फिर दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए तुलना करा दीजिए दोनों समीकरण की, तो यहां दाहिना पक्ष में है ई 4 पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है ना। अगला सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, यहां हम कर सकते हैं ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं दोनों पक्ष में, बाकी जो राशि बचा नीचे ले आएंगे, या ई इक्वल टू आर स्क्वायर को नीचे लाना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एक साथ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे बटा स्मॉल आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।